अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब के साथ। इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आज आर्मी चीफ की जानिब से हमारे सामने आई और उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज फ़साद फिल अर्ज़ के ख़ात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फ़साद फिल अर्ज़ है। मुजम्मिल साहब कैसे देख रहे हैं इस फ़साद फिल अर्ज़ को? अच्छा, ये वैसे तो उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब है। हाँ जी। और आप इसको दीनी तनाजुर में भी देख सकते हैं और सियासी लेकिन तनाजुर मेरे में ख्याल भी। में इस खिताब का सियासी जो तनाजुर है और जो सियासी मफहूम है वो ज़्यादा अहम है। पीटीआई के लिए है पीटीआई के लिए नहीं, मेरा ख्याल है सबके लिए था। हम इसको बारी बारी ज़रा इसको उनमें डिस्कस कर लेंगे। और एक और जो आज उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस, बहुत दिनों से बात चल रही थी ना कि जी हुकूमत और फ़ौज एक पेज पे नहीं है और मसाइल बहुत हैं और फ़ौज बड़ी इमरान खान की तरफ देख रही है और जी तब्दीली का फैसला हो गया है। पिंडी जो है वो इस्लामाबाद से लचक खुश, दिखा रहा है पिंडी जो इस्लामाबाद PTI से के खुश मामले नहीं में। है। और मेरा ख्याल है आज की जो कॉन्फ्रेंस थी ना वो उस सारे को भी नेगेट करने के लिए थी। यकजान, था तो उलमा यककलब। और मशाइख कॉन्फ्रेंस थी लेकिन बताया ये जा रहा था कि पिंडी और इस्लामाबाद एक पेज पर मौजूद हैं। हाँ जी। और यकजान दो कालिब हैं। बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जितना आइडियल रिलेशनशिप अब मौजूद है वो तो कभी 70 साल में नहीं रहा जितना फौज एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का इस वक्त मौजूद है। और उन्होंने कहा जो हमारा रिलेशनशिप है वो रोल मॉडल होगा। ये तो वजीर आजम साहब कह रहे हैं ना। ये तो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं और स्टेज पे दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती, मैं बताऊँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, हाँ। अगर प्रॉब्लम होती तो आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ टेबल पे चेयर ना शेयर, स्टेज ना शेयर करता। अच्छा। हमने माजी में ये देखा है कि जब प्रॉब्लम्स होती हैं फिर आर्मी चीफ जो है वो डिस्टेंस करते हैं गवर्नमेंट के साथ और वो डिस्टेंस विजिबल होता नज़र आता है हमें। अच्छा। जब आर्मी चीफ नाराज़ होता है या GHQ नाराज़ होता है हुकूमत से तो फिर वो विजिबल होता है। सर वो नाराज इतना नहीं है हुकूमत से आर्मी चीफ, हाँ, लेकिन खुश भी नहीं है और लेकिन दोनों आज अलग तो खुश स्टेटमेंट्स भी हैं। नजर आए हैं ना। अच्छा। आज तो खुश भी नजर आए हैं। और आज जो प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ के बारे में बात की है, कसीदे नहीं, मैं पहले तारीफ की है, मैं समझता हूँ बहुत। बिल्कुल हम पहले सुनवा भी देंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पुरजोश तकरीर की और उनकी तकरीर सबके लिए मिशल राह है। और मज़ीद वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं पहले आपको सुनवाते हैं, उस पर तबसरा। मैं समझता हूँ कि आज के जो संगीन माशी हालात हैं पाकिस्तान को दरपेश, जिसका बड़ी तफसील से सिपा सलार ने जिक्र किया और कुरान करीम की रोशनी में, कुरान के न सिर्फ वो हाफिज़ हैं बल्कि आपने ख़ुद देखा कि कुरान करीम का नूर न सिर्फ उनके दिमाग और दिल में रचा बसा है बल्कि ज़िंदगी गुजारने के हवाले से जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनकी रोशनी में उन्होंने जो गुफ्तगू की है, ये उसी का निचोड़ है कि आज हमें पाकिस्तान के जो समाजी और माशी चैलेंजेस हैं उसका हमें भरपूर उसका हल निकालना है। सर पुरनूर शख्सियत हैं आर्मी चीफ वज़ीर आज़म के हिसाब से तारीफ इतनी ये कि तारीफ भी देखें, तारीफ की उन्होंने। और जो प्राइम मिनिस्टर ने और सिपा सलार एक स्टेज पे मौजूद थे जी, एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, एक दूसरे को कर रहे थे, हौसला अफजाई कर रहे थे और कौम को ये पैगाम दे रहे थे कि हम एक हैं। बहुत प्यार मोहब्बत दोनों एक स्टेज पर बैठ के एक फंक्शन एक पेज को डिस्प्ले कर रहे थे कि जिन लोगों को कोई इब्हाम है, आप जैसे लोगों को, वो इब्हाम आपके दिमाग से निकालने के लिए वो नहीं निकल सकता, वो निकालने के लिए। अच्छा, आप जरा आर्मी चीफ की गुफ्तगू पे आ जाए जी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा जुर्म जो है वो फसाद फिल अर्ज़ है, लिहाजा और उन्होंने कहा पाक फौज फसाद फिल अर्ज़ के खात्मे के लिए जद्दोजहद करती रहेगी। ये दो एंगल्स हैं, एक तो दहशतगर्दी के हवाले से वो उनका मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए, और दूसरा जो ये फसाद फिल अर्ज़ फैलाने की कोशिश है कि हम भी बांग्लादेश बना देंगे पाकिस्तान को, तो वो भी मैसेज है कि पाक फ़ौज को पाकिस्तान में फसाद फिल अर्ज़ आप
اجازت نہیں دے گی، لہذا ذرا تحمل سے پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی کوشش نہ کریں. اس کے لیے اجازتیں چاہیے ہیں انہوں نے کہا جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم ان کو پاکستانی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، جو بھی آئین کو نہیں مانتا، جو آئین سے باہر ہے، جو آئین توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہم پاکستان نہیں مانتے. اچھا ایک اور ہے، انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے. آج پھر کہا وہی بات، ڈیجیٹل ٹیررزم، انہوں نے کہا سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے. اور اب تو یو کے کی مثال سب کے پاس آ گئی ہے کہ وہاں سخت قوانین آ رہے ہیں. اچھا پھر انہوں نے کہا کسی نے انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. یہ کس کو میسیج تھا؟ سر وہ علماء کے لیے تھا. علماء انتشار پیدا کرتے ہیں کیونکہ ان کی کانفرنس تھی، انہیں کے لیے تھی نا یہ کانفرنس، تو علماء مشائخ کی تھی کانفرنس، اسی سے خطاب کر رہے تھے، سمجھا بھی رہے تھے. لوگوں کو کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن رہیں. ٹھیک ہے نا، تو ڈیالہ سے بھی یہی پیغام ہے اچھا کہ ضرور احتجاج کریں لیکن پرامن رہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش پہ بھی انہوں نے کمنٹ کیا. انہوں نے کہا جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا، وہ آج کہاں ہے. اس کی ایگزامپل دیکھ ایگزامپل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا فلسطین سے سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، کوئی اور نہیں کرے گا. پھر ایک اور بات انہوں نے کہی، وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، کیا کہ اگر کسی کو ریاست سمجھنا ہے، اگر ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو عراق، شام اور لیبیا سے پوچھو کہ ان کے پاس اپنی فوج نہیں تھی. تو انہوں نے کہا فوج کی اہمیت کو بھی آپ سمجھیں. تو پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، سیاستدان اور علماء قربان. لاکھوں عاصم منیر، علماء اور سیاستدان قربان. یہ ذرا انڈرلائن کر کے آپ سمجھیں کہ when it comes to پاکستان تو لاکھوں عاصم منیر، علماء اور سیاستدان قربان. میرے خیال میں بڑا ہی کلیئر میسیج آج انہوں نے پاکستان کی ان لوگوں کو دیا جو بنگلہ دیش کے حالات کے بعد یہ سوچ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو بھی بنگلہ دیش بنا لیں گے. ان کے لیے بھی آج آرمی چیف نے بڑا کلیئر میسیج دیا ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں اور ہم نہیں ایسا ہونے دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوج کی اہمیت پر بھی بات کی ہے کہ عراق، شام اور لیبیا کو دیکھیں فوج کتنی ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دہشت گردی سوشل میڈیا پر بھی آج بات کی ہے. سوشل میڈیا کی بات سارا کچھ ملا کے پڑھیں نا آپ، یہ پوری تقریر کو ایک ردم میں پڑھیں تو آپ کو ساری جو منظرنامہ ہے وہ علماء مشائخ تو بہانہ تھا، اصل نشانہ کوئی اور تھا. مطلب وہ بڑا انہوں نے کلیئر کر دیا کہ آپ لوگ جو خواب بن رہے ہیں ان خوابوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. عاصم منیر وہیں کھڑا ہے جہاں وہ پہلے دن سے کھڑا ہے، اس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں اور آج اس کا عملی مظاہرہ کیا گیا. کچھ چھوٹا موٹا نہیں کیا گیا، بڑا آج سٹرونگ ڈسپلے تھا اس بات کا. اس سے پہلے جتنے ڈسپلیز تھے وہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سٹرونگ تھے؟ وہ اتنا سٹرونگ ڈسپلے. پھر نون لیگ والے وہی کہتے ہیں کہ سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، ڈی جی ISPR بھی، آرمی چیف بھی کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر اسی طرح کی ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، 9 مئی کے حوالے سے بھی کہتے ہیں، لیکن کرتے کچھ نہیں ہے، سزائیں نہیں دیتے. تو سر سزائیں حکومت نے نہیں دینی. یہ برطانیہ میں سزائیں ہو رہی ہیں، ہم لاسٹ سیگمنٹ میں بات کر لیں گے. عدلیہ نے دینی ہے، راتوں کو بھی کھلی ہے، 2 دن 7 دن میں. وہ تو اشتعال مائنورٹیز کی سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے، وہ اور قسم کا انتشار ہے، یہاں اور قسم کا فساد ہے. لیکن آپ فوج کا موقف سمجھیں. آپ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں فوج کے موقف میں لچک نظر نہیں آ رہی. بیک ڈور رابطے تو ہیں سر، مخالفین اس گفتگو میں تو نہیں ہے. یہ تو دکھانے کے لیے تھا نا. نہیں علماء دیکھیں آپ نے شہباز شریف کو نہیں، قرآن اور نور وہ جھوٹ نہیں بولتے. انہوں نے عاصم منیر کے بارے میں کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، حافظ قرآن ہے. لہذا آپ ان باتوں پر یقین کریں جو انہوں نے کہی ہیں. میں کیا یقین کروں کہ مشروط معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے جو میڈیا اپنے حساب سے. وہ مشروط معافی مسترد ہونے کا اعلان ہو گیا نا یہاں سے. آپ سمجھیں آج جب انہوں نے یہ کہا کہ پاک فوج فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے تو پھر 9 مئی فساد فی الارض میں ہی آتا ہے.
9 मई फसाद फिल अर्ज से बाहर नहीं है। इस टाइम रियासत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम 9 मई के अलावा कुछ और भी है? देखिए जी, अगर 9 मई की माफ़ी हो गई तो फिर कल किसी और को भी जरूरत होगी, और अगर मांग ली तो फिर मंजरनामा सियासत का क्या देखते हैं आप? माफ़ी, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स का भी तबादला हो रहा है, जिस तरह की गुफ्तगू एक जगह से दूसरी जगह जारी है, जितने लोग इस टाइम कोशिश कर रहे हैं, आज उन्होंने कह दिया बर्फ कौन सी पिघल भी माफ़ी, सकती मैंने है। कोई माफ़ी नहीं मांगी। वो एक दिन कुछ कहते हैं, एक दिन कुछ कहते हैं, लेकिन मेरा जाती वो कहते हैं माफी मुझसे मांगनी चाहिए ना, वो कहते जो मेरे हैं साथ सलूक किया पहली रेंजर्स बात ने। आप ये समझिए, माफ़ी मशरूत नहीं होती, माफ़ी गैर मशरूत वो होती। कहते हैं सबूत लाए ना, मैंने किया क्या? बस सबूत, ये तकरीर बहुत बड़ा सबूत है। अगर किसी को सबूत चाहिए तो आसिम मुनीर की आज की तकरीर पढ़ लें, उन्हें तमाम जो है वो सबूत जो है वो मिल जाएगा और उन्हें समझ आ जाएगी कि फ़ौज की और आसिम मुनीर की पॉलिसी क्या है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके बाद एक परेशानी तो है पाकिस्तान में, कोई जो परेशानी स्टेटमेंट्स का नहीं। तबादला भी हो रहा है। देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान में तो कोई परेशानी नहीं है, अच्छा। बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात तो अच्छे हो जाएंगे। हसीना वाजिद के होते हुए बहुत ख़राब थे, अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के, देखें एक दौर था कि बांग्लादेश के जो हुक्मरान थे वो यहाँ पाकिस्तान आते थे। हाँ जी। आप बात समझे, पाकिस्तानी हुक्मरान बांग्लादेश जाते थे। पाकिस्तानी टीम जब ढाका में मैच खेलती थी, सारा स्टेडियम पाकिस्तानी टीम के लिए तालियां बजाता था। इसलिए पाकिस्तान और इन एहतजाज में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम के दरमियान तो बॉन्डिंग नजर आई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक सियासी जमात ये सोच रही है कि शायद वो भी पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कर सकती है। सही। उनका ख्याल है कि वो भी ऐसे मुजाहरे प्लान करें तो उनकी भी दाल गल सकती है। तो उनके लिए आज आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि पाक फौज फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है और सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। तो आप समझें कि फ़ौज की पॉलिसी इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। फ़ौज और गवर्नमेंट एक लाइन पर सोच रहे हैं और वो जो पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के लिए सोच रहे हैं उनको कहीं से कोई आशीर्वाद नहीं है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान करीबी ताउन है, जैसा ताउन सियासी हुकूमत और आइनी इदारों में आज है, इससे पहले कभी नहीं था। बिल्कुल, उन्होंने कहा जो 1 पेज रिलेशनशिप और जो अंडरस्टैंडिंग आज मौजूद है वो पहले कभी नहीं थी। क्योंकि ये बात तो अब साबित होगी ना कि बानी पीटीआई के जब 2018 में आए तो 19 में ही उनके एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात मौजूद थे। और एक बात मैं आपको और बताऊं, शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट को कितने काबिल कबूल हैं वो इस बात से जाहिर है कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो दूसरी दफ़ा मुसलसल प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। वरना हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर रिपीट होने की कोई गुंजाइश नहीं होती और वो रिपीट हुए हैं, तो इसका मतलब है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और वो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत साथ लेकर चल रहे हैं। आज भी मैं समझता हूँ 9 मई को रिमाइंड किया है दोबारा से वज़ीर आज़म साहब ने और कहा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ उससे ज़्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। 9 मई किसके लिए सबसे बड़ा मसला है? एस्टैब्लिशमेंट के लिए है या फिर नून लीग के लिए है? दोनों एक है। फर्क क्या है? या आपको नहीं लगता 9 मई के हवाले से बार बार रिमाइंड कराने की कोशिश की जा रही एस्टैब्लिशमेंट को, फौज को, कि आप उस तरह नहीं ट्रीट कर रहे जिस तरह से आपको करना चाहिए? फौज ने तो करना ही नहीं ना। देखिए, इस वक्त बॉल है जुडिशरी की कोर्ट में, और सजाएं देनी है जुडिशरी ने। हमने और भी टॉपिक्स लेने हैं हमारे पास फिलहाल आईपीपीस के हवाले से भी अब बिजली सस्ती हो रही है। हम अपने नाज़रीन को ये कह सकते हैं कि अगले चंद दिनों में बिजली सस्ती होने का ऐलान हो रहा है और जो आईपीपीस के हवाले से जो टास्क फोर्स बनी है वो रोज़ाना मिलेगी और अगले 3-4 दिन में ये कहा जा रहा है कि जो सरकारी आईपीपीज हैं उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स को जो है वो पीएचडीपी पे लेके जा रहे हैं और टेक्निकली बिजली सस्ती करने के हवाले से गवर्नमेंट ने कुछ अहम फैसले कर लिए हैं जिनका आइंदा चंद दिनों में ऐलान मुतवक्के है। और ये अच्छी खबर हम अपने अवाम तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अब सारिफीन को 500 यूनिट बिजली तक सारिफीन को रिलीफ पर गौर दिया जा रहा है और भी रिलीफ की बात हो रही है। मेरे ख्याल में ओवरऑल प्राइस कम करने की भी बात हो रही है। आधे बिल बिजली के अब कम हो जाएंगे आने वाले महीने में। उम्मीद यही की जा रही है कि अल्लाह करे इसी महीने से ये ऐलान हो जाए तो ठीक है ना। बाकी बांग्लादेश पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात बांग्लादेश के हवाले से शेख हसीना का तख्ता उलटने के बाद अब ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया जो कि 6 साल बाद मंजर आम पर आ चुकी हैं, उन्होंने खिताब किया और आवाम से खिताब में उन्होंने शुक्रिया अदा किया तालिब इल्मों का और कहा कि शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। जबकि आज ही डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत भी तश्कील पा चुकी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बांग्लादेश से सीनियर एनालिस्ट जीवन अहमद साहब ने। थैंक यू सो मच जीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी सूरत हाल क्या है? क्या अभी भी स्टूडेंट्स का एहतजाज बाकी है, चल रहा है, या फिर अब पुरअमन माहौल इस टाइम हम बांग्लादेश में कह सकते हैं कि हो चुका? थैंक यू। जो अभी भी सिचुएशन स्टेबल है जो हमारा जो इंटरिम गवर्नमेंट का जो चीफ है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने देश में बैक किया। उन्होंने कुछ टाइम के बाद जो 8:30 PM के बाद बंग भवन में जाएंगे। जाने के बाद उन्होंने जस्ट वो जो इंटरिम गवर्नमेंट किस तरफ होगा उसमें बातचीत करेंगे। और जब फ्रांस से बैक किया एयरपोर्ट में, उसको रिसीव किया जो आर्मी चीफ, नेवी और एयर चीफ, उन्हें उसे वेलकम किया। फिर उन्होंने जो ब्रीफिंग किया, जो प्रेस ब्रीफिंग किया, उन्होंने बोला जो मेरा पहले जो वर्क होगा वो होगा आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल। इसके बारे में उन्होंने बात किया है। जिबून, अब जबकि डॉक्टर यूनुस वापस आ गए हैं, उन्होंने एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट चार्ज भी ले लिया है, तो अब राइट्स क्यों हैं? अब तलबा एहतजाज किस बात पर कर रहे हैं? अब तो एहतजाज ख़त्म हो जाना चाहिए ना, अब एहतजाज क्यों हो रहा है? और तो ये जो कुछ है दहशतगर्द है, उन्होंने जो कोई डिस्ट्रिक्ट पे जो हंगामा हुआ, इसके जो उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ पॉलिटिशियन है, कुछ स्टूडेंट है, उन्होंने वो उसके साथ काम किया। जो कोई हिंदू का टेंपल पे अटैक कर रहा है, कोई उसके घर पर अटैक कर रहा है, उसको नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने प्रोटेक्शन किया है। अभी भी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी भी सब कुछ कंट्रोल पर है, कोई बात नहीं है। अभी देखना पड़ता है जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने क्या स्पीच रखा, उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला, मैंने तो आपको पहले भी बोला था, उनका पहले जो काम है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल। आपको आगे इन्फ्लेशन, उन्होंने बोला इन्फ्लेशन ज्यादा और करप्शन, इरेगुलेशन, इस तरफ कम होगा, किस तरफ देश आगे बढ़े, कोई हंगामा नहीं होगा। आपको आगे 90 डेज में इलेक्शन नज़र आ रहे हैं? कुछ लोगों का ख्याल है ये गवर्नमेंट 2-3 साल चलेगी डॉक्टर यूनुस वाली, कुछ खालिदा ज़िया कह रही हैं 90 डेज में इलेक्शन कराएं। क्या ये गवर्नमेंट 2 साल चलेगी या 90 डेज में इलेक्शन होंगे? अपोजिशन पार्टी जो है BNP, जमात इस्लामी और ऑल अदर्स पार्टी ने, उन्होंने बोला जो वो 60 डेज के जरिए आप इलेक्शन दे दो। तो अभी भी उन्होंने ओथ नहीं किया। उसके ओथ के बाद उन्होंने जो ब्रीफिंग किया, तब पता चलेगा गवर्नमेंट 6 मंथ के लिए होगा ना 2 इयर्स के लिए होगा। अभी भी कंफ्यूजन है, अभी कंफ्यूजन है। इंटरिम गवर्नमेंट किस साल के लिए बनेगी? अभी भी ने USA ने उन्होंने बोला, हम मैथ्यू मिलर ने बोला, हम आपको जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ हमने माने सब कुछ रिलेशन अच्छे करेंगे, कोई बात नहीं है। जो इंडिया है वो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट को तस्लीम कर लेगा? विल इंडिया एक्सेप्ट द इंटरिम गवर्नमेंट, डॉक्टर यूनुस गवर्नमेंट? इंडिया तो बांग्लादेश के जो वीसा सेंटर वो भी अभी स्टॉप कर दिया। उन्होंने बोला कोई वीसा इशू नहीं होगा, कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं आएगा इंडिया पर। वो ज्यादा गुस्से में क्यों है, हमें जरा जर्नलिस्ट है और अदर्स कोई पता नहीं चला, ज्यादा गुस्से में है इंडिया। जो yesterday 2-3 days फ्यू एक इंटरव्यू में NDTV उन्होंने इंटरव्यू लिया डॉक्टर यूनुस का। उन्होंने बोला जे
अभी भी जो वैंडलिज्म हुआ, कोई तोड़फोड़ हुआ, हंगामा हुआ, ये इसके वजह कौन का मकसद है, क्या कौन का इसका पीछे कौन का हाथ है? उन्होंने बोला देखिए ये सब कुछ तो है हसीना वाजिद के लिए, उन्होंने इतने जो करप्शन किया, इलीगेशन किया, इन्फ्लेशन के लिए, डिस्क्रिमिनेशन, इसके लिए ज्यादा लोग एंग्री है, एंग्री पीपल ने प्रोटेस्ट किया, इसके वजह जो हुआ वो तोड़फोड़ हुआ, वैंडलिज्म हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अवामी लीग जो है, बहरहाल वो एक पॉलिटिकल एंटिटी तो है बांग्लादेश की। आपको लगता है अगले इलेक्शंस में अवामी लीग इलेक्शन लड़ सकेगी लीडरलेस के तौर पे, क्योंकि हसीना बांग्लादेश से जा चुकी होंगी, या आपको आगे अवामी लीग इलेक्शन लड़ती नज़र नहीं आ रही? वो जो आपको बात बताइए लीडरलेस के लिए, वो भी पॉसिबल है। वो अभी भी जो अवामी लीग, उसको तो लीडर भी नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट पे नहीं नजर नहीं आ रहा है। वो जो पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल लीडर, वो तो सब कुछ, वो तो इंडिया फरार हो गए। अभी भी उसका जो लीडरलेस है, इसके बाद तो अगली इलेक्शन मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो अभी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, ये है मसला। और इंटरिम गवर्नमेंट में भी अवामी लीग को तो शामिल नहीं किया गया है। और इंटर गवर्नमेंट जो चीफ है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उसको उन्होंने ज़्यादा हैसल किया है गवर्नमेंट ने। उसका जो ग्रामीण बैंक उन पर कब्जा कर लिया, उसको जो बैंक अकाउंट उसको फ्रीज कर लिया, वो भी एंग्री है इस अवामी लीग के तरफ, तो ज़्यादा हैसल किया वो इंटरिम गवर्नमेंट ने। इंटरिम गवर्नमेंट में जमात इस्लामी के कुछ लोग शामिल हो रहे हैं, खालदा जिया की पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं। कौन लोग हैं इंटरिम गवर्नमेंट में, आप जरा इनके बारे में बताएंगे हमें? इंटरिम गवर्नमेंट अभी तक जमात इस्लाम के कोई अभी तक अभी कुछ मुझे मैसेज नहीं आ रहे हैं। अभी भी जो ओथ होगा उसके बाद जो वो मैसेज क्लियर होगा, जो कौन कौन रहेंगे। जमात इस्लामी को जो आदर्श जो पार्टी का आदमी है, बिकॉज अवामी लीग नहीं है, बाद में पता चलेगा। ये जो एक बात कहूँ आपको, जी जी, जो मेरे जो दिगंतो टेलीविजन चैनल 1 जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंद हो चुका है, वो अभी भी खुल रहा है। जमात इस्लामी का जो दिगंतो टेलीविजन था, और 12 इयर्स जो बंद पड़ा था, अभी भी ब्रॉडकास्ट में आ रहा है। हमने सुना है बहुत सारे मिसिंग लोग थे जो अब वापस घरों पे आए हैं 10-10 साल बाद। ऐसे लोगों की क्या तादाद है, और ये कितने लोग थे जो 10-10 साल से गायब थे? और ये बात है जो आपको जानते हैं, को जो डिक्टेटर है, वो उसका एक ये इसका मतलब है वो जो आर्म्स से हथियार बोलते हैं, उसका हथियार है जो पॉलिटिकल पार्टी को मिसिंग किया करो, उसके ऊपर टर्चर करो, जो वो कोई अच्छे बुरा बोल नहीं सकते। इसलिए वो जो हमारा जो एक कमरा है, उस जो बोलते हैं आईना घर, उस पे जो जमात इस्लाम का जो लीडर था मीर कासिम अली बिजनेसमैन, उन्होंने जो हैंग हुआ, जो वार क्राइम के इल्जाम पर, उसका जो बेटा है अरमान, वो बैरिस्टर था, उसे तो रैब ने उसको किडनैप किया, बाद में उसको कोई पता नहीं चला। उन्होंने बोला जो आप ब्रीफिंग करेंगे तो आपको बेटा वापस नहीं मिलेगा। वो फिर चुका है अदर्स 8 इयर्स के बाद। अभी भी गुलाम आजम जो है जमात इस्लाम का जो टॉप लीडर, उनका बेटा जो मेजर अजीम, वो भी वापस आया। 2 आदमी हाई प्रोफाइल का आदमी वापस आया। अभी भी वो ज्यादा पॉलिटिशियन मिसिंग है। आज ये जो पाकिस्तान के हक में नारे लगे, हमने प्रोटेस्ट के दौरान देखा कि पाकिस्तान के हक में नारे लगे, ये क्या नारे थे बंगला में? हमें तो इतने समझ नहीं आए, लोग क्या नारे लगा रहे थे पाकिस्तान के बारे में इन मुजाहिरों में, प्रोटेस्ट में? कोई फेक है, ज्यादा रियलिटी नहीं है। कुछ लोग ये चाहते हैं जो उसका बोलते हैं जो पाकिस्तान में है, वो ये एंटी इंडिया प्रोटेस्टर, एंटी इंडिया, जो इंडिया का और हिंदुस्तान
खत्म हुआ, हिंदुस्तान बाय बाय, एंटी इंडिया, वो ज्यादा प्रोटेस्टर था। वो ये बोल रहा है जो हम 71 में जो हुआ, इसके बावजूद हम के पाकिस्तान के साथ किस तरह रिलेशन बिल्डअप करें, हैं, उसको जो यार स्टॉप है उसके फिर से चालू करें, हैं, कोई मसला है वही हल करें, ये सब बात उन्होंने बोला। इसके मतलब बावजूद इंडिया के कोई खिलाफ पाकिस्तान नारे के थे बारे और में और पाकिस्तान के कुछ नहीं। सपोर्ट में नारे थे, आप ये कह रहे हैं? जी, समझा नहीं, फिर से बोलिए। भारत के खिलाफ नारेबाजी की गई थी स्टूडेंट्स की तरफ से, भारत के खिलाफ बोल रहे थे और पाकिस्तान के हक में बोल रहे थे, आप ये कह रहे हैं? ये वो बोल रहे हैं जो ये अच्छा था, मुस्लिम भाई भाई है, इस तरह वो और कोई बात नहीं है। वो बोला है पाकिस्तान अच्छे हैं, अच्छे मेरे रिलेशन अच्छे होना चाहिए, मुस्लिम भाई भाई है, अगर हम हिंदुस्तान के नहीं इंटरफेयर करने देंगे। ढाका सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने भारत से मुतालबा किया है कि शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले किया जाए। आपको लगता है बंगाल जो नई गवर्नमेंट है वो इंडिया से शेख हसीना को मांगेगी कि हमने मुकदमा चलाना है, उन्हें वापस बांग्लादेश के हवाले किया जाए? ये अभी पॉसिबल नहीं है कि इंडिया ज़्यादा पड़ोसी मुल्क है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। मेरे साथ जो अपने बिजनेस रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बॉन्डिंग भी ज़्यादा अभी ख़त्म हुआ बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग बिफोर अच्छा था, अभी भी बॉन्डिंग अच्छी नहीं, तो वो पॉसिबल नहीं है। इंडिया का जो फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर, उन्होंने बोला जी हम उसके इधर में रखेंगे, इंडिया में रहेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे। हम बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट का है उसके साथ मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। अभी भी आर्मी चीफ जो है उसके साथ वो कम्युनिकेशन कर रहा है, किस तरह कौन गवर्नमेंट में आएगा, किस तरह इलेक्शन होगा, कौन कौन गवर्नमेंट इधर में शामिल होगा, इसलिए वो ज्यादा टेंशन में है इंडिया। लेकिन बांग्लादेश की भारत के साथ इकोनॉमिक टाइज बहुत ज़्यादा हैं, ट्रेड भारत के साथ है, वो ट्रेन चलती है जिसके ज़रिए एक्सपोर्ट है। ये सब कुछ अगर बंद होगा तो बांग्लादेश की इकोनॉमी को तो नुकसान होगा। भारत इकोनॉमिकली तो बांग्लादेश को टाइट कर सकता है। ना ये आपको माने रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। वो ज़्यादा माने वो तो फ्री में ट्रेड नहीं होता, वो हम ट्रेड करते हैं, उससे बिजनेस करते हैं, बिजनेस के रिलेशन में है। उसका ज़्यादा जो ऑनियन आते हैं उसके ज़्यादा आपका जो बाइक ज़्यादा ट्रेड है, गारमेंट्स एक्सेसरीज वो आते हैं, हम उसे कुछ मेडिसिन में भेजते हैं। ये कोई मसला नहीं है। मसला है जो हम ट्रेड तो वो बंद करें, हम ये चाइना है उसके साथ रिलेशन अच्छे करें। अदर्स आपके शीट में पाकिस्तान के साथ वो ऑनियन अदर्स जो मटेरियल्स वो आ सकते हैं, कोई बात नहीं। हम तो बिजनेस करते हैं, वो उसका तो ये है, वो कोई बात नहीं है। बांग्लादेश के ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये प्रोटेस्ट लीड किया है, वो आगे आपको पुरअमन होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अमन वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। ये है, ये सही, अमन बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, डिमांड्स अभी स्टूडेंट्स की क्या हैं? जब उन अभी मजीद क्या डिमांड्स हैं स्टूडेंट्स की जिसकी वजह से वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो अभी भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। जो हो रहा है जो अभी भी मेरा जो पुलिस का जो चीफ है उन्होंने बोला जे प्लीज आप ज्वाइन अस। जो ट्रैफिक कंट्रोल में अभी भी स्टूडेंट है उन्होंने ट्रैफिक में कंट्रोल कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस में नहीं है। उन्होंने ज़्यादा अनसिक्योर फील कर रहा है। उसने बोला जे आप मुझे हम अनसिक्योर है, जो कोई भी अटैक हो सकते हैं, पुलिस पर अटैक हो सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस पर अटैक हो सकते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट है उन्हें ट्रैफिक के काम कर रहा है, सिग्नल के ट्रैफिक सिग्नल का कंट्रोल रखे इस तरफ काम कर रहा है। अभी भी उनका कोई जी जो पॉलिटिकल जजेस के रिजाइन करने की बात है कि जो पॉलिटिकल जजेस हैं वो रिजाइन कर दें, कितने जजेस हैं पॉलिटिकल जिनकी लिस्ट है और उनको रिजाइन करने के लिए कहा जा रहा है? मोर देन 95%। 95% ज़्यादा, आपको 5% पॉलिटिकल जजेस है, वो आपको हाई कोर्ट को मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट मिलेंगे,
चेंबर जज अदालत में मिलने, सीएमएम कोर्ट में मिलने ज़्यादा मिलेंगे, सब पॉलिटिकल जजमेंट। तो वो रिजाइन कर देंगे या नहीं करेंगे? वो मजबूर होगा रिजाइन करने के लिए। और ये कुछ क्रिकेटर्स के घरों को भी आग लगाई गई है, ये क्रिकेटर्स के हवाले से क्या एंगर है प्रोटेस्टर्स में? ठीक है, वो जो मशरफी बिन मुर्तजा, वो जो अमेरिका एमपी था, अभी भी फॉर्मर है, वो तो रनिंग एमपी था, इसलिए उन्होंने उसका घर पर वेंडलिज्म किया, आग लगा दी। अवामी लीग के कितने पार्लियामेंटेरियंस के घर जले हैं? मोर देन 20 और ऑलमोस्ट 20। बहुत शुक्रिया बहुत जबून शुक्रिया अहमद साहब जबून। हमारे साथ बात Thank you करने so का। much for joining आपने us. जबून अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी। लेकिन मुजम्मिल हालात साहब, पूरी अभी तरह भी पुरअमन हालात नहीं है, लेकिन है। कुछ ना कुछ अमन है। अब वो कह रहे हैं 95% जजेस ने रिजाइन करना है। मतलब इसका कैसे मतलब हो है- पाएगा? है? सिस्टम पूरा पूरा चैलेंज एक कर दफा रहे हैं। ओवरऑल हो पाएगा। कुछ फौज में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, पुलिस में साबिक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिसर अपॉइंटमेंट्स को हैं। उन्होंने पकड़ लिया हाँ, रनवे से, तो जहाज इसलिए उतरवा मेरे के। ख्याल में अभी वहाँ सब ठीक नहीं है। नहीं है। अभी It डॉक्टर will take यूनुस some के लिए time. भी बहुत चैलेंजेस हैं। अगर आपने 95% जुडिशरी निकालनी है तो तो how फिर you will, आपने नई replace? जुडिशरी लानी है। और वो कह रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस के घरों को आग लगाई गई है। एक क्रिकेटर जो एमपी था उसके घर को आग लगाई गई है। और अवामी लीग अगले इलेक्शन लड़ने की पोजीशन जहां में जरा नहीं सा है। डाउट उनके आता सब है लोग वहां भाग पर गए जा हैं। रहे हैं नौजवान और हाँ। मुश्तिल हैं, अभी भी और इंतशार वो कह रहे हैं वहां कि पर है। इंडिया के साथ अब ट्रेड कम करके कम कर सकते, उनको चाइना फर्क नहीं पाकिस्तान पड़ता, के क्योंकि ज़ाहिर है शेख हसीना वहाँ एक ये फैक्टर भी हो सकता है, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया के खिलाफ लेकिन मेरे नारेबाजी ख्याल कर में रहे हैं। खालदा जिया और जमात इस्लामी चाहेंगे कि इलेक्शंस हों। हाँ जी। अगर ये इलेक्शंस को डिले करेंगे तो फिर ये जो पार्टीज हैं खालदा जिया की और जमात इस्लामी, ये इंटरिम गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगी कि आप इलेक्शन कराएं। और अवाम का प्रेशर क्या है वो भी मतलब अब देखना और होगा। अगर क्योंकि उन्होंने इन पावर आना हाँ है जी। और डॉक्टर यूनुस वगैरह की कोशिश होगी कि जरा जैसे कि हमारे relax निगरान लंबा चलना चाहते थे ना, वैसे वैसे वहाँ भी लेकिन निगरान वहाँ के अवाम ठीक कुछ है भी ना? करा सकते हैं, ये तो कुछ भी हम नहीं इस बारे में कह सकते हैं। अब मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात लंदन के हवाले से, जहां बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़यात को हमने देखा, और उसके बाद हमने देखा कि 100 से ज़ायद अफराद को भी गिरफ्तार भी किया गया जब वाइट हॉल में मुजाहिरीन के साथ अफसरान की झड़पें भी हुई। और अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि नस्ल परस्ती मुखालिफ मुजाहिरीन इस टाइम इत्तेहाद के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अजहर जावेद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी फ्रॉम लंदन। थैंक यू सो मच अजहर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी सूरत हाल वहाँ पर क्या है? पुरतशद्दुद मुजाहरे अब ख़त्म हो चुके और हम देख रहे हैं कि जो मुजाहिरीन हैं वो इत्तेहाद के नाम पर अब जमा हुए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप? जी देखिए, बड़े अफसोसनाक वाक़यात यहाँ बरतानिया में पिछले 10 दिन में पेश आए। इसका आगाज़ हुआ जो एक साउथ पोर्ट इलाका है, वहाँ पर एक इंतहा पसंद नौजवान जिसका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है ना वो इमिग्रेंट था, उसने एक गलत फेल किया। उसने चाकुओं के जरिए 3 मासूम बच्चियों की जान ली और 7 दूसरी बच्चियों को जख्मी किया। उसके बाद एक फेक न्यूज़ फैलाई गई सोशल मीडिया के थ्रू कि ये नौजवान मुसलमान है और इमिग्रेंट। उसके बाद इसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर नस्ल परस्ताना तशद्दुद के वाक़यात हुए। यहाँ पर इंतहा पसंद सफ़ेद फाम अफराद वो निकल आए और उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में तोड़ फोड़ की। उन्होंने दुकानें जलाई, उन्होंने होटल्स जलाए और उन्होंने आम जो इमिग्रेंट्स थे और ख़ास तौर पर मुसलमान जो हैं उनको निशाना बनाने की मसाजिद पर भी हमला किया, मसाजिद पर भी हमले हुए। और उस सारे मामले के दौरान जो है एक फसादात की आप समझ लें कि लहर जो है वो यहाँ पर भड़की। और उसके दौरान जो है तकरीबन आप समझ लें कि 10 से 15 जगहों पर ये वाक़यात पेश आए जिसमें तशद्दुद का आंसर शामिल था। 50 के करीब पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए, आम लोग भी ज़ख्मी हुए और इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। इस सारे वाक़यात के बाद जो बड़ा अहम किरदार रहा वो बरतानवी हुकूमत का रहा। उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए खसूसी इक़दामात किए। खसूसी इक़दामात क्या था कि पुलिस को स्पेशल पावर्स दी गई, जो है वो स्टेट खड़ी हुई और उन्होंने ये जो इनमें मुलव्वस अफराद थे उनको चुन चुन के गिरफ्तार किया। तकरीबन 500 के करीब इन मुजाहरों में जो लोग शरीक थे उनको गिरफ्तार किया गया। 150 के करीब अब तक लोगों को चार्ज किया जा चुका है, मतलब उन पे फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। और यहाँ के निज़ाम इंसाफ को देखें कि 8 दिन के अंदर अंदर
5 लोगों को सजा भी सुना दी गई है। कल 3 लोगों को सजा सुनाई गई और आज भी 2 लोगों को सजा सुनाई गई इन हंगामों में मुलव्वस होने। ये लोग इमिग्रेंट्स हैं या सफेद फार्म बरतानवी हैं? नहीं, ये सफ़ेद फार्म इंतहा पसंद बरतानवी शहरी हैं जो कि इन वाक़यात को फेक न्यूज़ के चक्कर में आके इन्होंने मुजाहरे किए और एंटी इमिग्रेंट्स मुजाहरे किए, एंटी इस्लाम मुजाहरे किए और मुसलमान कम्युनिटी और इमिग्रेंट्स कम्युनिटी को इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि कोई सोशल मीडिया की पोस्ट पर भी गिरफ्तारियां हुई हैं, फेसबुक की पोस्ट लगाने पर भी गिरफ्तार किया गया है, ट्विटर पर भी गिरफ्तार किया गया है, इस पर भी गिरफ्तारियां हुई हैं। जी बिल्कुल मुज़म्मिल साहब, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ पर कि जो सोशल मीडिया है उस पर इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस के हवाले से यहाँ की हुकूमत की पॉलिसी हमें वाज़े अब नज़र आ रही है। फेसबुक पोस्ट पर 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है जिन्होंने फेसबुक के ज़रिए फसादात को भड़काने की कोशिश की। उन्होंने बल्कि एक खातून ने मसाजिद पर हमले की तरगीब दी, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा बरतानवी हुकूमत ने वाज़े किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, बल्कि इसकी नई कानून साजी भी अब बहुत जल्द यहाँ पर अमल में लाई जा रही है। उस पर गौर होना शुरू हो गया है कि जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर अगर किसी किस्म की ये पुरतशद्दुद कार्रवाई की हमायत होती है तो उसे दहशतगर्दी के ज़मरे में लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अब यहाँ पर हुकूमत उनको रोकने के लिए और इसका जो मादर पिदर आज़ाद इस्तेमाल है उसको भी रोकने के लिए सरगर्म है। और इसके अलावा बहादुर साहब, पाकिस्तान में तो सारी जो सोशल मीडिया का मतलब है वो लंदन से ही चल रहा है। हमारे मुल्क में जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में फसाद पढ़ा रहे हैं बैठे तो वो लंदन में ही हैं। अब लंदन को खुद एहसास हो गया है कि उनके अपने मुल्क में भी इस पर फसाद हो सकता है। हमारा मुल्क तो उनकी वजह से बहुत अच्छे से फेस कर रहा है। बिल्कुल मुज़म्मिल साहब, ये एक बड़ा अहम पॉइंट वैसे आपने रेज किया है। ये जो लोग पाकिस्तान में फसादात के लिए सोशल मीडिया को लंदन से बैठ के इस्तेमाल कर रहे हैं, अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया है कि आप अपने मुल्क में तो जो दहशतगर्दी के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करने दे रहे, लेकिन लंदन में बैठ के, बरतानिया में बैठ के जो लोग पाकिस्तान में फसादात भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी स्टेट एलिमेंट्स को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे आप क्या कार्रवाई करते हैं? तो मेरा ख्याल है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को अब इस हवाले से यहाँ पे भी कार्रवाई के लिए हुकूमत को, बरतानवी हुकूमत को कहना चाहिए। और इस पर ये मैं एक बात बताऊंगा, ये बड़ी सीरियस लेजिस्लेशन की तरफ अब ये बढ़ रहे हैं, बल्कि इसको बाकायदा जैसे टीवी और न्यूज़पेपर्स को यहाँ की बॉडी ऑफकॉम, जो ऑफकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो रेगुलेट करती है, इसी तरह आप इस बात पे भी कानून साजी करने की तरफ जा रहे हैं कि सोशल मीडिया को भी उसी तर्ज पर, उन्हीं कवानीन के तहत जो ऑफकॉम के हैं, जिससे टीवी और न्यूज़पेपर्स जो हैं वो रेगुलेट होते हैं, सोशल मीडिया भी उसी तरह रेगुलेट हुआ। पाकिस्तान में तो अब मैं क्या कहता हूँ कि पाकिस्तान में तो जिसका जो दिल करता है फेसबुक पे, ट्विटर पे गालियां भी देता है, एंटी स्टेट और पुरतशद्दुद वाकयात की तरफ भड़काता भी है। आदर साहब, लंदन में ये जो इस्लामोफोबिया वाला बात आई है, हमने ये भी देखा है कि हिजाब में जो ख़वातीन होती हैं या जो मुसलमान दाढ़ी वाले हैं उनको भी ये सफ़ेद फॉर्म अब अटैक कर रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, ये एक ऑनगोइंग मसला है इस्लामोफोबिया का। जो पूरे साल की अगर रिपोर्ट देखें तो इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हुए हैं, लेकिन साउथ पोर्ट में जो बच्चियों का एक वाक़या पेश आया, उनको मारा गया, उसके बाद से इन वाक़यात में इजाफा हुआ है। हमें कई रिपोर्ट्स यहाँ पे मिली हैं, बल्कि पुलिस को भी रिपोर्ट्स की गई हैं कि ख़वातीन पर इवन जो एसिड फेंकने की कोशिश की गई इंतहापसंद सफ़ेद फार्म अफराद की तरफ से, और चंद ख़वातीन का जो वो हिजाब भी खींचने की कोशिश हुई। तो इस हवाले से रिपोर्ट्स हुई हैं और चंद गिरफ्तारियां भी इस हवाले से हुई हैं। लेकिन ये मसला बढ़ रहा है। बरतानिया में जो इस तरह के नस्ल परस्ताना वाक़यात हैं, इस्लामोफोबिक वाक़यात हैं, उस हवाले से भी काफ़ी गहरी तशवीश पाई जाती है। लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। गो के बरतानवी पुलिस और हुकूमत इस हवाले से अहम इक़दाम कर रही है। बल्कि मैं ये बताऊं कि बरतानवी हुकूमत ने मसाजिद की हिफाजत के लिए भी
خصوصی فنڈ کا جو ہے اعلان کیا، اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اسپیشل سیکیورٹی جو ہے یہاں مساجد کو دی گئی ہے، اور کوشش ہی کی جا رہی کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ پر یہ جو سفید فام لوگ ہیں جو اینٹی اسلام نظر آئے ہیں، آپ کو لگتا نہیں کہ حکومت کا یا اداروں کا کچھ نرم گوشہ ان کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی، نرم گوشہ تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن حکومت میں بھی کئی لوگ بیٹھے ہیں جو ان خیالات کے حامی ہیں۔ اسی طرح جو ایک کنزرویٹو پارٹی کی جو چیئرمین کے لیے امیدوار ہیں رابرٹ جینرک، انہوں نے بھی کل جو ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں ان پہ بھی ٹیررزم کی دفعات لگے۔ تو یہ ایک عکاسی ہے اس مخصوص طبقہ فکر کی جو برطانیہ میں پایا جاتا ہے، جو اینٹی اسلام ہے اور جو اینٹی امیگرینٹس ہے۔ اس حوالے سے ان کو بھی کافی تنقید کا نشانہ بننا پڑا ہے۔ لیکن ایک خوش آئند بات بھی ہے مزمل صاحب، گزشتہ روز 100 جگہوں پہ مظاہروں کا اعلان تھا ان فاشسٹ گروپ کی طرف سے، لیکن وہ تو نہیں آئے، لیکن جو ان کے مخالف تھے، جو امن کے حامی ہیں، جو جو ان پرو امیگرینٹس ہیں، وہ بڑی تعداد میں نکلے ہیں۔ وہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے۔ لیکن امیگریشن لاز وہ کہتے ہیں اب سخت ہو جائیں گے یو کے اب وہ امیگریشن دینا بند کر دیں گے، لوگوں کو لیگل کرنا بند کر دیں گے، اب ایک بلاکڈ لگ جائے گا مسلمز کے لیے، اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتے ہیں کہ ہم ان کے ویزے منسوخ کریں گے، ہم ان کے گرین کارڈ منسوخ کریں گے، تو یو کے آگے سے ایسے لاز لے آئے گا جس سے یہ امیگریشن مشکل ہو جائے گی یو کے کی۔ نہیں مزمل صاحب، یہ صورتحال نہیں ہے۔ صورتحال جو اصل تنازع ہے وہ یہ ہے کہ جو انلیگل لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، یہاں پر جو فرانس اور انگلینڈ کے درمیان جو سمندر ہے، جسے ہم انگلش چینل کہتے ہیں، وہاں سے بوٹس کے ذریعے روزانہ 250-300 لوگ جو ہیں وہ سمندر پار کرتے ہیں اور انلیگلی یہاں آ جاتے ہیں۔ اصل تنازع اس پہ چل رہا ہے، اور اسی حوالے سے اس کی روک تھام کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور زیادہ تر جو لوگ یہاں پہ اس روٹ کے ذریعے آئے ہیں وہ یہاں پہ آ کے اسائلم کلیم کرتے ہیں، پھر ان کو حکومت یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ان کو فنڈز دیتی ہے، ان کو رہائش دیتی ہے۔ اس پہ یہاں کے ان میں ساؤتھ ایشین ہے، یورپین ہے، یہ کون لوگ ہیں جو سمندر کے ذریعے آتے ہیں؟ ان میں ساؤتھ ایشین نہیں ہے، بہت کم ہے۔ ان میں زیادہ تر ایجپٹ سے لوگ ہیں، ان میں لیبیا سے لوگ ہیں، ان میں افریقہ کے لوگ ہیں، زیادہ تر وہ لوگ ہیں۔ ان میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، یا پاکستانیوں یا انڈینز کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ پاکستانی اور پچھلے دنوں یہاں پر جو ورک ویزا کے حوالے سے بہت زیادہ نرمی کی گئی تھی، اس حوالے سے بھی لوگوں کے کنسرن ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا کوٹا بھی محدود کیا جائے۔ لیکن یہاں پر جو لیگل امیگریشن ہے، بلکہ میری جو معلومات ہے بزنس کے حوالے سے نئی کیٹیگریز آ رہی ہیں، جو یہاں پر پیسے لے کے آئیں گے، جو فنڈنگ کریں گے، اور یہاں پر جو سرمایہ اپنا لے کے آتے ہیں، تو اس کے حوالے سے نئی کیٹیگریز آئیں گی۔ لیکن یہ نہیں یہاں پر ہے کہ جی آپ کا گرین کارڈ یا یہاں پر آپ کی نشہریت وہ منسوخ ہو جائے گی۔ بس بحیثیت مجموعی انلیگل امیگریشن کے لیے جو روٹ استعمال ہوتے ہیں، لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو روکا جائے، اور جو لوگ لیگل ویز سے بھی آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس یہاں بہت زیادہ آئے ہیں پچھلے 4 سے 5 سال میں، ان پر بھی پابندی یا ان کا کوٹا مخصوص کیا جائے۔ جیسے کینیڈا میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ کم کرنے کے لیے کوٹا سسٹم لایا گیا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں حالات خراب، 4 مساجد کو آگ لگی ہے، حجاب میں جو مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر اٹیک ہوا ہے، ان پر ایسڈ پھینکنے کے واقعات ہوئے ہیں، اسلامو فوبیا کے واقعات ہوئے ہیں۔ تو ہمیں نظر آتا ہے جو وہاں سفید فارم ہے وہ مسلمانوں، اصل میں تو ایک ڈانس سکول میں لڑکیوں پر حملہ ہوا ہے، وہ جو لڑکیاں ہیں وہ ایک ڈانس سکول تھا، اور وہ ایسا تاثر ہوا کہ جی وہ ایک مسلمان نے لڑکے نے شاید چاقو سے حملہ کیا ہے، اور وہ بعد میں ثابت ہوا نہ وہ امیگرینٹ ہے نہ وہ مسلمان ہے، لیکن فساد اس حوالے سے بڑھ گیا۔ دیکھیں ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بنگلہ دیش کے فسادات کی بات کی ہے، اور اب لندن کے فسادات بھی کوئی زیادہ اچھی شکل نہیں ہے، اور ایسا لندن میں تو ایک ورسٹائل سوسائٹی ہے، وہاں ہر قسم کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں،
ہم مثال دیتے تھے برداشت ہم معاشروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ختم برداشت ہوتی تھی، جا رہی لیکن ہے۔ آپ دیکھیں برداشت ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، اور جس طرح کے فسادات ہوئے ہیں، لیکن نظام انصاف کام کر رہا ہے، 7 لوگوں کو ستائے ہوئی ہیں، اور جو یہاں ہم کہتے تھے کہ سوشل میڈیا وہاں کے minorities کے قوانین، لیے سوشل میڈیا کے قوانین بن رہے قانون سازی کی ہیں، جا یہاں جو ہمارے ججز کی رائے ہے نا کہ سوشل میڈیا پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، وہ لندن سے سیکھ لیں کہ جب خصوصی حالات ہوتے ہیں پھر حکومتیں قانون بھی بناتی ہیں اور ان کو دہشت گردی، لیکن وہاں قانون ہے، اسی لیے نہیں، وہاں پر اب نیا قانون بنا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی ڈیجیٹل ٹیررزم کے قوانین بن رہے ہیں لندن میں، لندن میں ڈیجیٹل ٹیررزم کے قوانین بن رہے ہیں، وہاں قوانین ہے، اس میں مائنورٹیز کے لیے بھی ہے، یہاں تو ہمارے لیے نہیں۔ خیر، مجھے ثنا کیوان کو، مزمل سہروردی صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔